दोस्तों, आज आप उस महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के बारे में जानेंगे, जिनके मरने के 350 साल बाद तक भी उन पर बैन लगा रहा। अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक जिसे अपना आदर्श मानते थे, जिन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गैलीलियो के कुछ योगदानों में शुक्र की कलाओं का अध्ययन, बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज, सन स्पॉट का अध्ययन शामिल है। आज आप गैलीलियो के बारे में 29 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 29, 18 फरवरी 1564 को इटली के महान पेंटर और कवि माइकल एंजेलो की मृत्यु हुई। माइकल एंजेलो की मृत्यु के ठीक 3 दिन पहले 15 फरवरी 1564 को इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ था। नंबर 28, गैलीलियो इटली के एक वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम गैलीलियो गैलीली था। गैलीलियो एक एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट, इंजीनियर, फिलोसोफर और मैथमेटिशियंस भी थे। गैलीलियो को फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। नंबर 27, जिस साल गैलीलियो की मृत्यु हुई थी उसी साल सर आइजक न्यूटन का जन्म हुआ था। दोनों ने फिजिक्स को स्टडी किया था। न्यूटन ने गैलीलियो द्वारा फिजिक्स में किए गए काम को आगे बढ़ाया और इसीलिए कुछ लोग न्यूटन को गैलीलियो का पुनर्जन्म भी कहते हैं। नंबर 26, अरस्तु का कहना था कि अगर दो चीजों को ऊंचाई से एक साथ नीचे छोड़ा जाए तो उन दोनों में से जो भारी चीज होगी वह हल्की से पहले जमीन पर गिरेगी। गैलीलियो अरस्तु की इस बात को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि भारी और हल्की दोनों चीजें एक साथ जमीन पर आती हैं। इसको साबित करने के लिए गैलीलियो ने पीसा की मीनार पर खड़े होकर दो हल्की और भारी चीजों को एक साथ नीचे छोड़ा था और दोनों एक साथ ही जमीन पर गिरी थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा करने की गैलीलियो ने सोची थी, लेकिन ऐसा गैलीलियो ने किया नहीं था। गैलीलियो के टाइम के कुछ लेखकों ने इस बात का जिक्र किया है। नंबर 25, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मॉडल साइंस के जन्म के लिए सबसे ज्यादा योगदान गैलीलियो का है। वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहकर संबोधित किया था। नंबर 24, गैलीलियो और उनके परिवार का सरनेम पहले गैलीली नहीं था। 14वीं सदी में गैलीलियो के एक पूर्वज हुए थे जिनका नाम गैलीलियो बोनेयूटी था। यह एक फिजिशियन, यूनिवर्सिटी टीचर और पॉलिटिशियन थे। इनके ऑनर में 14वीं सदी के आखिरी में अपना सरनेम बदलकर बोनेयूटी से गैलीली कर लिया था। तभी से पहले नाम से ही आगे चलकर उनके परिवार का सरनेम गैलीली बना। नंबर 23, दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि गैलीलियो गैलीली का जो पहले नाम है वह उनके पूर्वज गैलीलियो बोनेयूटी के नाम पर रखा गया है। दरअसल मध्य के 16वीं सदी तक इटली के टस्केनी परिवार में यह परंपरा थी कि वह अपने सबसे बड़े बेटे का नाम अपने सरनेम पर रख देते थे। इसीलिए सरनेम की गैलीली से ही वैज्ञानिक का नाम गैलीलियो पड़ा। नंबर 22, गैलीलियो ने शादी नहीं की थी, लेकिन वह वेनिस शहर की एक सुंदर औरत मरीना कांबा के काफी करीब थे और मरीना के साथ उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। नंबर 21, गैलीलियो एक धार्मिक इंसान थे। वह पक्के कैथोलिक ईसाई थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने 3 बच्चों की मां से कभी शादी नहीं की। यह धर्म के खिलाफ था कि गैलीलियो ने शादी क्यों नहीं की। अमेरिका की एक राइटर डावा सोबेल अपनी बुक गैलीलियो डॉटर में लिखती है कि उन दिनों शादी न करना महान लोगों में एक ट्रेडिशन था, जैसे
रेनेसेंस के कई बड़े दिग्गजों माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और निकोलस कोपरनिकस ने भी शादी नहीं की थी। नंबर 20, क्योंकि गैलीलियो की बेटियां बगैर शादी किए जन्मी थी, इसीलिए गैलीलियो मानते थे कि उनकी शादी नहीं की जा सकती और वह यह सोचते थे कि अगर शादी करनी भी पड़ी तो उन्हें भारी दहेज देना पड़ेगा। गैलीलियो की इनकम इतनी नहीं थी कि वह इतना दहेज दे सकें। आखिर में गैलीलियो ने यह निश्चित किया कि उनके लिए बेटियों को धार्मिक जीवन बिताना ही सही रहेगा और उन्होंने अपनी बेटियों को कॉन्वेंट में भेज दिया, जहां उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिताई। नंबर 19, आमतौर पर यह माना जाता है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हॉलैंड के एक शख्स थे जिनका नाम हैंस लिप्पेंसे था। यह आंखों के चश्मे बनाने का काम करते थे। इनको ही टेलीस्कोप के आविष्कार के लिए क्रेडिट दिया जाता है। सन 1608 में लिप्पेंसे ने अपने टेलीस्कोप का आविष्कार को पेटेंट करवाने के लिए एक एप्लीकेशन दी, लेकिन हॉलैंड सरकार ने सोचा कि टेलीस्कोप जैसी आविष्कार को कॉपी करना बेहद आसान है, क्योंकि लिप्पेंसे के द्वारा दी गई एप्लीकेशन के कुछ ही दिनों बाद हॉलैंड के एक और इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले शख्स ने उसी डिवाइस को पेटेंट करवाने की कोशिश की। दोनों में से किसी भी पेटेंट को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन लिप्पेंसे के एप्लीकेशन सबसे पहले थी, इसीलिए उन्हीं को आविष्कार के लिए क्रेडिट दिया जाता है। नंबर 18, 1609 में गैलीलियो को टेलीस्कोप के आविष्कार के बारे में पता चला और उन्होंने खुद का टेलीस्कोप बना दिया। उन्होंने पहले वाले टेलीस्कोप के कंपेयर में एक बेहतर टेलीस्कोप बनाया, उसमें काफी कुछ सुधार किए। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन हाँ, वह पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल आसमानी चीजों को स्टडी करने के लिए किया था। नंबर 17, गैलीलियो के जमाने में यह अंधविश्वास था कि चांद का सरफेस स्मूथ होता है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से यह पता लगाया कि चांद की सतह स्मूथ नहीं है, बल्कि उस पर गड्ढे और पहाड़ हैं, और इस तरह गैलीलियो ने पुरानी मान्यताओं को उखाड़ फेंका। नंबर 16, 13 मार्च 1610 को गैलीलियो ने द स्टेरी मैसेंजर नाम की एक पुस्तिका को पब्लिश किया। यह इतिहास का पहला साइंटिफिक वर्क्स था जिसमें टेलीस्कोप के द्वारा की गई ऑब्जर्वेशंस को दिखाया गया था। नंबर 15, इटली के फ्लोरेंस में स्टैट्यू ई म्यूसियो दी स्टोरिया डेल्ला साइंजा नाम से एक म्यूजियम था। 10 जून 2010 को गैलीलियो के ऑनर में इस म्यूजियम का नाम बदलकर म्यूजियो गैलीलियो कर दिया। नंबर 14, गैलीलियो को 400 साल बीत जाने के बाद आज भी गैलीलियो का टेलीस्कोप बचा हुआ है। यह फ्लोरेंस के गैलीलियो म्यूजियम में रखा हुआ है। म्यूजियम में गैलीलियो के द्वारा बनाए गए 2 टेलीस्कोप और ऑब्जेक्टिव लेंस रखे हैं। इसी से गैलीलियो ने जुपिटर ग्रह के 4 चंद्रमा को खोजा था। नंबर 13, गैलीलियो ने अपनी ऑब्जर्वेशन में पाया कि निकोलस कोपरनिकस सही हैं। निकोलस कोपरनिकस गैलीलियो से पहले 15वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि यूनिवर्स का सेंटर सूर्य है और पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस की थ्योरी को सपोर्ट किया। इससे पहले लोग यही मानते थे कि पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर है और सूरज सहित सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। उस वक्त के एस्ट्रोनॉमर ने गैलीलियो की इस बात का विरोध किया। 1615 में इस सारे विवाद की रोमन कैथोलिक चर्च ने जांच की। कैथोलिक चर्च ने कोपरनिकस की थ्योरी को बेतुकी कहकर उसे धर्म विरोधी घोषित कर दिया, क्योंकि ये थ्योरी बाइबल में लिखी गई बातों का खंडन कर रही थी। नंबर 12, 1632 को गैलीलियो ने एक बुक लिखी थी। इस बुक में गैलीलियो ने अपनी बात को डिफाइन किया।
इसके बदले गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए दोषी माना गया। नंबर 11, दोषी पाए जाने के बाद गैलीलियो को मजबूर किया गया कि वह सभी के सामने अपना बयान वापस लें और कहें कि उनकी थ्योरी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है गलत है। कहा जाता है कि जब गैलीलियो ने अपनी गलती मानी तब वह बेहद दुखी थे। अपना बयान वापस लेने के बाद गैलीलियो ने नीचे देखते हुए यह वाक्य कहा था और यह अभी भी घूम रही है। नंबर 10, गैलीलियो को पहले तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उनकी सजा को उम्र कैद से हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया और कहा गया कि वह बची हुई अपनी सारी जिंदगी अपने घर के अंदर रहकर ही बिताएंगे। नंबर 9, बार्टोलोमियो स्टेबन मुरलियो, जो कि एक स्पेनिश पेंटर थे, गैलीलियो के मरने के 2 साल बाद इन्होंने गैलीलियो की एक पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग में दिखाया गया है कि गैलीलियो जेल के अंदर बैठे हैं, मानो वह किसी गहरी सोच में हो। जब 1911 में इस पेंटिंग को रीस्टोर किया गया तो पता चला कि वह किसी सोच में नहीं बैठे हैं, बल्कि वह एकटक होकर जेल की दीवारों पर खुदे हुए शब्दों को देख रहे हैं। दीवार पर लिखा है और यह अभी भी घूम रही है, लेकिन इस तस्वीर में इन शब्दों को नहीं देखा जा सकता। नंबर 8, गैलीलियो ने अपने अंतिम साल अपने घर में नजरबंद होकर बिताए। इसी समय उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त अपनी बुक लिखने में बिताया, जिसका नाम था टू न्यू साइंसेस। उन पर लगे बैन के चलते वह इटली में तो अपनी बुक को पब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन उनकी बुक 1638 में हॉलैंड में पब्लिश हुई। नंबर 7, हाउस अरेस्ट के दौरान गैलीलियो के कई चाहने वाले उनसे मिलने आते थे। उनसे मिलने आने वालों में यूरोप की 2 बड़ी हस्तियों का नाम भी शुमार है, फिलोसोफर थॉमस हॉब्स और पोएट जॉन मिल्टन। यह दोनों गैलीलियो के हाउस अरेस्ट के दिनों में उनसे मिलने आए थे। नंबर 6, सन 1638 में गैलीलियो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे और इसके ठीक 4 साल बाद 8 जनवरी 1622 को गैलीलियो की मृत्यु हो गई। नंबर 5, गैलीलियो की मृत्यु के बाद टस्केनी शहर के नवाब ने चाहा कि गैलीलियो को फ्लोरेंस के एक चर्च में दफनाया जाए, जहां गैलीलियो के फादर की भी कब्र थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहां के पोप ने इस बात का विरोध किया क्योंकि कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सजा सुना रखी थी। इसीलिए गैलीलियो को चर्च के पास ही कहीं और दफनाया गया। लेकिन गैलीलियो के मरने के करीब 1 सदी बाद 1737 में चर्च के अंदर गैलीलियो का एक स्मारक बनाया गया और इसी दौरान गैलीलियो के अवशेष को निकालकर चर्च में दफना दिया गया। नंबर 4, गैलीलियो का शव निकालने के बाद उसे फिर से दफनाने से पहले उनके शरीर से उनकी 3 अंगुलियां और 1 दांत निकाल लिया गया। इनमें से गैलीलियो की 1 उंगली फ्लोरेंस के म्यूजियम में रखी है। नंबर 3, म्यूजियम में गैलीलियो की उंगली को ऐसे रखा गया है मानो वह रोम की तरफ इशारा कर रही हो, वही रोम जहां गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया था। नंबर 2, 1989 में नासा और जर्मनी की एक टीम ने जुपिटर ग्रह और उसके चांद को स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और गैलीलियो गैलीली के सम्मान में इस स्पेसक्राफ्ट को गैलीलियो नाम दिया गया। नंबर 1, 1992 में यानी गैलीलियो के मृत्यु के ठीक 350 साल बाद कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल ने यह माना कि गैलीलियो सही थे। पोप ने यह माना कि गैलीलियो के केस में चर्च से गलती हुई थी, चर्च ने उनके साथ ठीक नहीं किया था। दोस्तों, आशा करता हूं कि गैलीलियो गैलीली के बारे में ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।